ये सपाइयों ने साजिश कर दी थी, ये क्यों बोला गया? संघ के 10 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भैया जब इतने बड़े हो गए हैं, बोले जब लड़का भी बाप से कह दे कि हमें ना सिखाओ, तो बोले लड़के को भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है आप खुद ही चल लो। पांडे जी नहीं, लेकिन लग रहा है कि बसपा अपना प्रतिष्ठान बंद कर रही है। क्या नहीं होता? जब प्रतिष्ठान बंद करना होता है तो कहता सेल लगा दो, सामान निपटाओ यार, बवाल काटो, तो दुकान अपने खाली करनी है। क्या मुझे ऐसा लग रहा हो सकता है मैं गलत हूं? पांडे जी नहीं, दुकान बंद करनी होती तो कहते यार आधे दाम में बेचो, बवाल काटो। है अगले किसी गठबंधन में नहीं गई तो उत्तर प्रदेश का दलित समाज का पड़का तबका एक अघोषित साइलेंट बाम सेफ जैसा संगठन बन गया, जिसमें करता धरता था, उसका कोई चीफ नहीं था। और वो कहीं ना कहीं अब क्योंकि कनेक्ट होना बहुत आसान, बाम सेफ तो अब 30 साल पहले कैसे कनेक्ट होता था, अब इंटरनेट गांव में और दलितों घर के पास चला गया है। और बाकायदा ये कहा गया कि साहब अब जो है हमारा कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहा, फिलहाल हमें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा छोड़ देना चाहिए, वो हमारा संविधान ले लेंगे और एक विकल्प है इंडिया गठबंधन। कि हम घरों में जाके दलितों के इस नहीं समझा पाए उनको, ये काम तो करना होगा ना। ये रील बनाने से काम चल जाएगा और धकाधक फेसबुक इंस्टा करने से। जय हिंद, जय मातृभूमि। नमस्कार दोस्तों, पावर पैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक मस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज की डिबेट बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना एंड डिबेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, क्या ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद ये ओवररेटेड हो गए थे? जिसे बाजार में शेयर मार्केट में कई बार होता है शेयर का मूल्यांकन गलत अतिरिक्त उछाल के साथ कर दिया जाए, फिर अचानक से बाजार उनको कोर्स करेक्शन में डाल देता है। पता लगता है जिसको 200 रुपए हो गया था वो कोर्स करेक्शन में जाके 22 रुपए बचा शेयर। क्या ऐसी स्थिति थी राजभर और संजय निषाद के लिए? क्योंकि ये लोग तो दिन भर माइक देते थे और कोई काम तो था नहीं, जहां माइक देखा वहीं भाषण शुरू। नहीं, दो लाइन का इसका जवाब है। एक तो ये कि ये अपने ये स्थापित हुए हैं, अपनी जाति के नेता बने ये, लेकिन जब ये सत्ता के साथ आ जाते हैं तो ये अपने परिवार के नेता हो जाते हैं, अपने परिवार के लोगों को बढ़ाते हैं, अपनी जाति के लोगों को सत्ता से क्या फायदा दिलवा सकते हैं ये काम नहीं करते हैं, एकदम से इनका जनाधार गिर जाता है। यही घोसी में भी हुआ था। कारण क्या है कि कमिटमेंट आपने ये किया कि हम नेता बनेंगे, सत्ता में जाएंगे, सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे, मंत्री बनेंगे, तो हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। अपने समाज से कनेक्ट नहीं रहते हैं और सिर्फ ये बयानबाजी करते हैं और सत्ता से अपने परिवार के लोगों को एडजस्ट करते हैं, इनको सांसद का टिकट दे देंगे, इनको राज्यसभा भेज देंगे, इनको मंत्री बना देंगे। तो ये चीजें जनता देखती है। खासतौर से जो जाति आधारित जो राजनीति होती है वो अपना फायदा तुरंत चाहती है, कनेक्ट होना चाहिए। एक चीज, दूसरा फायदा तो सब चाहते हैं भैया। अगर फायदा नहीं लेना हो तो फिर कनखल में जाके तपस्या नहीं करे आदमी, राजनीति कर रहा है फायदे के लिए। अशोक पांडे जी, एक और बुनियादी सवाल खड़ा होता है, अयोध्या और उसके आसपास के इलाके को अगर हम देखें तो ब्रजभूषण के लड़के वाली सीट छोड़ दीजिए, वो ब्रजभूषण का निजी मामला है वो इलाका, ठीक। वहां कोई कमल का फूल होता, चाहे साइकिल होती, चाहे हाथी होता, ब्रजभूषण लड़के को जिता लाते, ठीक। ये आप भी जानते हो, ये हम भी जानते हैं, ठीक। मसला ये कि बाकी जितनी सीटें अयोध्या से जुड़ती हैं सब पे हार गई भाजपा। एक अयोध्या नहीं आ रही, उसके आसपास की सब हार गए। पांडे जी क्यों? देखिए निश्चित वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे। हमारे उम्मीदवार अच्छे थे, लोगों ने प्रचार भी ढंग से किया, कारण उसका हम पता लगाएंगे और निश्चित तौर पे समीक्षा करके, और ये तय है कि फिर हम लगातार हम जीतते रहे हैं, लल्लू सिंह जी जीतते रहे हैं, हम समाजवादी पार्टी और पार्टियों को हराते रहे हैं, इस बार हार गए हैं, क्यों हारे हैं इसकी समीक्षा जरूर करेंगे। अच्छा, कई बार ऐसी समीक्षा भी होती है कि कोई एक आदमी वहाँ प्रबंधक की भूमिका में होता है, वो कहता है यार वो टमाटर चाट मंगवाओ, है बोले एक गुलाब जामुन और मंगवाओ, तो पता लगता है खाने पीने में समय बीत गया, हंसी मजाक में बोले समीक्षा हो गई, बोले गुड्डू तुम इसका एक कागज बना देना कि समीक्षा हो गई। हम लोग अमिताभ भाई गंभीरता से समीक्षा करते हैं। हम तो इस स्थिति में हम लोग रहने वाले लोग हैं कि जिन प्रदेशों में हमारा खाता नहीं खुला था वहां हम मेहनत करके खाता खोल रहे हैं, और हम वो लोग हैं। पांडे जी एक मिनट, एक बात कह दूं, आप समीक्षा करेंगे अच्छी बात है। कल भी मैंने ये प्रश्न पूछा था, मैंने मेरे पास जितना दिमाग था वो तो सब लगा ही लिया, विद्वान लोगों से भी पूछा कि भाई इसके पीछे ऐसा क्यों कहा गया। जब वोट हो रहा हो देश में तो भाजपा की ओर से ये क्यों कहा जाए कि आरएसएस की हमको जरूरत नहीं, हम खुद ही समर्थ हैं। ये डॉक्टर ने बताया था या इसके लिए बाइडेन का दबाव था? ये सपाइयों ने साजिश कर दी थी? ये क्यों बोला गया? संघ के 10 लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा भैया जब इतने बड़े हो गए हैं, बोले जब लड़का भी बाप से कह दे कि हमें ना सिखाओ, तो बोले लड़के को भी छोड़ दिया जाता है, ठीक है आप खुद ही चल लो। पांडे जी नहीं, देखिए बात संगठन है, आरएसएस उससे अलग नहीं हुआ जा सकता। ये निश्चित तौर पे उस दौरान पत्रकारों ने पूछा था और उसको तोड़ मरोड़ के जरूर प्रस्तुत कर दिया गया। क्या कहा
नड्डा जी ने इस बात पे नड्डा पांडे जी, पूछा। आजकल क्या है, पहले नेताओं के हाथ में ये हथियार बहुत रहा, खूब बोले लप झप, क्या, और जब बवाल हो गया तो बोले तोड़ मरोड़ के, क्योंकि तब रिकॉर्ड नहीं होता था। अब तो आपकी आवाज, आपके होठ, आपका चेहरा रिकॉर्ड हो रहा महाराज, अब कहाँ भाग सकते हो। मुझे याद है अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर बने तो मैंने मोहन सिंह जी का एक इंटरव्यू किया, कपिल जी, क्या, मोहन सिंह जी मेरे मित्र भी थे, बहुत योग्य और भले व्यक्ति थे, राजनीति में ऐसा ना, बहुत योग्य है ना। हाँ, जी। तो हमने सब पूछा तो उन्होंने 2-3 टिप्पणियां कर दी। एक उन्होंने कह दिया कि भाई अभी तो लर्निंग लाइसेंस है, गाड़ी ठोकेंगे फिर सीखेंगे, लेकिन करना तो पड़ेगा, अब क्या करें। 2-3 प्रसंग उन्होंने बता दिए, इन्होंने जो जल्दबाजी में फैसले लिए तो उन पर मुलायम सिंह जी ने क्या कहा तो मोहन सिंह ने वो सुना दिए। और एक उन्होंने कह दिया कि भाई रघुराज को मंत्री बनाने में अखिलेश यादव कतई सहमत नहीं थे, हफ्ता भर बवाल चला घर में, लेकिन मुलायम सिंह ने अंत में बनवा दिया। क्या वो इंटरव्यू टेलीकास्ट हो गया कपिल जी, क्या, अब बवाल मच गया पूरी सभा में। रघुराज प्रताप सिंह तब बहुत क्लोज थे मुलायम सिंह जी के। अब मुलायम सिंह जी ने मोहन सिंह जी को कहा कि भैया इसका खंडन कर दो, कह दो तोड़ मरोड़ के। उनने कहा भैया मुलायम सिंह जी कैसे तोड़ मरोड़ के, तो मेरे मुंह से आवाज आ रही कैमरा में, कैसे बोल दूंगा, हमने बोलेंगे क्या। तो उनने कहा अच्छा हम एक काम करें, हम राजेंद्र चौधरी से एक चिट्ठी जारी करा दें कि राजा भैया और समाजवादी पार्टी और लाखों करोड़ों युवाओं के प्रेरणा केंद्र हैं राजा भैया, उन्हें हाँ वो जारी करा दो, लेकिन मैं खंडन नहीं करूंगा, क्यों, खंडन करने के बाद मेरा चेहरा क्या बचेगा। पांडे जी मुंह से आवाज आ रही, कंठ से, भैया नहीं चलेगा। मैं तो यही नहीं ढूंढ पा रहा कि इसकी जरूरत क्या थी, किस तांत्रिक ने बताया था ऐसा बोलने के लिए। फिर आप कहोगे आरएसएस वाला निकला नहीं, 44 डिग्री टेम्परेचर में प्राण भी थे और आप कह रहे जरूरत नहीं। कपिल जी, बीएसपी बिल्कुल बैठ गई, उसका वोट परसेंटेज भी काफी 4% श्रिंक हो गया, और जो 8-9% आया वो इसलिए आया कि उसने उम्मीदवार सब जगह खड़े किए, इसलिए आ गया। कोई भी पार्टी उम्मीदवार सब जगह खड़े कर दे तो उसका कुछ परसेंटेज बन जाता है। लेकिन लग रहा है कि बसपा अपना प्रतिष्ठान बंद कर रही है। क्या नहीं होता, जब प्रतिष्ठान बंद करना होता है तो कहता सेल लगा दो, सामान निपटाओ यार, बवाल काटो, दुकान अपने खाली करनी है। क्या मुझे ऐसा लग रहा, हो सकता है मैं गलत हूं। पांडे जी नहीं, दुकान बंद करनी होती तो कहते यार आधे दाम में बेचो, बवाल काटो, है अगले महीने दुकान बंद कर दे। क्या बसपा का वोट, विशेष तौर पर दलित वोट, आपकी ओर आ रहा है? क्योंकि ये चुनाव जो है, ये परिणाम ये बताते हैं कि बसपा का वोट आपकी ओर बिना शिफ्ट हुए ये परिणाम नहीं आ सकता था, जहां तक मेरी समझ कहती है। भाजपा चुनावी इस आधार पर लड़ रही थी, कल अरुण सिंह कह रहे थे, करें क्या भाई साहब, बसपा ही नहीं बैठ गई। मतलब बसपा क्रांतिकारी अंदाज में चुनाव लड़ेगी, इसी उम्मीद पे तो भाजपा मैदान में थी। कपिल जी आप ये बिल्कुल बहुत साफ गोई से कह रहे हैं कि बसपा का 50% वोट समाजवादी पार्टी को आया है, 20% वोट भाजपा पे मिला और 30% वोट वो स्वयं पाए। आप तो समझ ही रहे होंगे कि किस तरह के कैडर का वोट स्वयं पाई होंगे और कौन कौन सा वोट पट गया। जो पढ़े लिखे कैडर के लोग थे, जो लोग अपने लोगों को समझा सके, वो उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा है इस देश के अंदर आरक्षण को खत्म होते हुए, पब्लिक सेक्टर नौकरियों को खत्म होते हुए। वो जो उस तबके के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने अपने लोगों को जागरूक किया है, उन्होंने संविधान और आरक्षण बचाने के लिए जो है वो हमारे साथ लाकर खड़ा किया है। हमने वो 2019 के बाद जब धोखा खाया, वहीं से हम सतर्क थे और हमने काम करना शुरू किया। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्ट्रेटेजी की जीत है। इसमें समय लगा, हम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन आज कामयाबी हाथ लगी है तो हम कह रहे हैं और आप सुन रहे हैं। लेकिन हकीकत यही है कि अगर ये परिणाम ऐसे ना होते तो शायद ये विवेचना भी आप हमें ना कर देते। हम इससे पहले भी आपके साथ बैठे और हमने ये बात कही थी कि हम लोग खुले दिल से चाहते हैं कि बहन मायावती जी इंडिया गठबंधन के साथ हमें, हम तो उनको प्रधानमंत्री तक बनाना चाहते, कहा था कि नहीं कहा था। लेकिन बावजूद इसके बहन जी ने संविधान बचाने के लिए कोई कवायद नहीं की, इस देश के लिए आरक्षण बचाने के लिए कोई कवायद नहीं की, तानाशाह के हाथ से एक देश को निकालने के लिए कोई कवायद नहीं की। तो आज उसका परिणाम है कि उनके लोगों ने इस बात को समझा कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ लड़ाई नहीं है उनके लिए, दिखा नहीं है, हमने लड़ा है। हमने साहब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक बाकायदा आर्मी बनाई, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, उसका प्रदेश अध्यक्ष बनाया, गांव गांव से लेकर के हर महानगर और जिले स्तर पे कमेटी खड़ी है हमारी, जो उनके बीच में जाके काम करती है, उनकी तकलीफों को सुनती है, उनका ठीक है कपिल बाबू, रुकना होगा, समय कम है। नवेश को आप कुछ कहना चाह रहे थे, 30 सेकंड।
सर मैं ये जो श्रीवास्तव जी ने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस चुनाव का टर्निंग पॉइंट है और ये बात बिल्कुल सही है। जब मायावती किसी गठबंधन में नहीं गई तो उत्तर प्रदेश का दलित समाज का बढ़कर तबका एक अघोषित साइलेंट बाम सेफ जैसा संगठन बन गया, जिसमें करता धरता थे, उसका कोई चीफ नहीं था। और वो कहीं ना कहीं अब क्योंकि अब कनेक्ट होना बहुत आसान, बाम सेफ तो अब से 30 साल पहले कैसे कनेक्ट होता था, अब इंटरनेट गांव में और दलितों और हर के पास चला गया है। और बाकायदा ये कहा गया कि साहब अब जो है हमारा कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं रहा, फिलहाल हमें भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा छोड़ देना चाहिए, वो हमारा संविधान ले लेंगे और एक विकल्प है इंडिया गठबंधन, जिसको कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में, और ये अंदर ही अंदर काम करता रहा। बस 5 सेकंड और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो अशोक पांडे जी को बताना चाहिए था, उन्होंने नहीं बताया। आपने 10 बार पूछा, हम कह रहे हैं अंदर की बातें नहीं बताते, ऊपर की। तो मुसलमानों ने एक वोट अपना खराब नहीं किया, 95% वोट पड़ा है, 95%, और कहीं नहीं बटा कांग्रेस के साथ में आ जाने से। और जो मैंने आपके शो में कहा था कि बसपा को 1% वोट, हमने कहा ये बात कही थी कि गुड्डू जमाली तो छोड़िए, अगर 100 इमाम बुखारी भी 80 सीटों पे खड़ा कर देंगे तो नहीं जाने वाला, मुसलमान इतना तटस्थ है। 90% वोट पड़ा है और हिंदू वोट जागरूक नहीं कर पाए, पांडे जी जैसे लोग उनको वोटर निकाल नहीं पाए। हिंदू वोट यहाँ करीब 55% के अंदर पड़ा और मुस्लिम वोट 95 के ऊपर पड़ा। दूसरा, दलित समाज ने क्रांति पैदा कर दी अंदर ही अंदर कि भाजपा को साथ छोड़िए, और समाजवादी जो नहीं कर रहे थे, ठीक है नावेद भाई, आगे बात, आगे अशोक जी आगे बात। ठीक, 2-3 बड़े बुनियादी प्रश्न खड़े हुए। अगर विपक्ष ये कह रहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, तो मैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी भाजपा के नेता हैं और 2014 में अब तक के इतिहास की जो सबसे बड़ी सफलता जब भाजपा को मिली थी लोकसभा के चुनाव में, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी ही अध्यक्ष थे। पांडे जी याद है ना? हाँ, तो वही अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा, माना है लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कि हम घरों में जाके दलितों के इस नहीं समझा पाए उनको, ये काम तो करना होगा ना, ये रील बनाने से काम चल जाएगा और धकाधक फेसबुक इंस्टा करने से। वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की डिबेट वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट में जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं एक नए ज्वलंत मुद्दे पर। जय हिंद।